बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं, 48 घंटों के दरमियान खुशखबरी मिल जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर तवानाई मुसद्दिक़ मलिक साहब ने कहा है कि रूस से तेल और अज़रबैजान से गैस मिलने पर तवानाई की सूरत हाल मुस्तक़बिल में बेहतर होगी, जबकि दुबई में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। इस समय दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नज़र। डॉक्टर साहब, दुबई में होने वाले मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो हैं वो जारी हैं, और मुस्तक़बिल में आप क्या देख रहे हैं? क्या हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ किसी तरह की कोई हिकमत अमली वज़ा कर पाएगी, कोई सियासी ढांचा बना पाएंगे दोनों जमातें? देखिए जी, सबसे पहले तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज ईद उल अज़हा मनाई गई, मेरी जानिब से, टीम की जानिब से, हम सब की जानिब से दिल की गहराइयों से सबको ईद उल अज़हा मुबारक। और अल्लाह ताला खैरियत से ऐसी बहुत सी ईदें लेकर आए। जिन लोगों ने हज किया इस साल, अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल फरमाए। जो ना कर सके, अल्लाह ताला उन्हें ये सादत दे कि वो हज करें। और जो किसी वजह से नहीं कर सकते, अल्लाह ताला उन पर भी अपनी रहमतों की बारिश। और कल पाकिस्तान समेत और कई ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी इंशाअल्लाह, तो वहाँ पर भी एडवांस ईद मुबारक। सियासत के हवाले से दो तीन बातें करके और फिर निकलते हैं, क्योंकि वो इवेंट्स ऐसे हैं कि पहले चले हम शुरू कर लेते हैं दुबई से। दुबई के अंदर जो है वो मामला डेडलॉक का शिकार हैं और डेडलॉक का शिकार हो गए हैं, और उसके नतीजे में बात कुछ आगे बढ़ नहीं रही। और जो मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, वो ज़ाहिर है वहाँ पे मुख्तलिफ़ शख्सियात से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात में एक तातुल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई ख़राब हो गए हैं, लेकिन एक डेडलॉक है कुछ इश्यूज़ पे, और वो इश्यूज़ भी आने वाले दिनों में मेरे ख़्याल से वो उन पे बात की जा सकती है, लेकिन यकीनन उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और सबसे बड़ा जो अहम इशू है वो ये है कि इस वक्त इलेक्शन में जाना और इलेक्शन कैंपेन से ज़्यादा जो सबकी नज़र है, और चूँकि मरकज़ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इस वक्त डिस्कशन, वो है तहरीक इंसाफ कि क्या होने जा रहा है, कैसे आगे, व्हाट नेक्स्ट। जो मैंने कल भी बात की थी कि क्या इस वक्त मुनासिब होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत आने वाले दिनों में, और आज भी हमने देखा कि, और रोज़ हम देख रहे हैं कि इसमें मामला जो है ये तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तल्ख से तल्ख तर हो रहे हैं। तो इसमें दुबई के अंदर ये इस वक्त एक तातुल है। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तातुल, मैं ब्रेक डाउन नहीं कह रहा, ये ज़हन में रखें, तातुल। और उसके नतीजे में जरदारी साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं, और वो ईद यहीं पे मनाएंगे नवाबशाह में। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ईद दुबई में मनाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान में मनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दुबई नहीं रुके, उसकी वजूहात भी मैं फ़िलहाल नहीं बताना चाह रहा, लेकिन आने वाले दिनों में इसको ज़रा डिस्कस कर लेंगे जब किसी रुख पे बात पहुंचेगी। और यकीनन चंद दिनों में शायद इस बात के इम्कानात हैं कि जरदारी सब दोबारा दुबई जाएं, और उससे पहले, जाने से पहले वो फिर यहाँ पे मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलें, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं या बाकी लोग हैं, और उनसे मिल के वापस जाएँ। और ये भी हो सकता है कि उनसे मुलाकात से हट के वो ख़ुद चले जाएँ फ़ोन पे, लेकिन कोई तातुल है दुबई में। अच्छा, मैंने कहा मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, कुछ बातें जानते हुए भी। उसकी वजह यह है कि फिर वो बात अजीब सी हो जाती है कि वो जी आपने एक बात कर दी तो उसके नतीजे में ये हो गया, वरना तो ऐसी तरदीद हो गई, ये हो गया। बस ये है कि एक तातुल है।
कुछ इश्यूज़ पे। और उसके साथ ही दूसरा जो तातुल है मुकम्मल तौर पे, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने बात करनी थी उसमें भी तातुल है। यानी ये तिकोना तातुल है। यानी आप यूँ समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान भी कोई आगे यानी बातें रुकी हुई हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान के मामला भी रुके हुए हैं। इसी वजह से वो ओन चौधरी साहब आए थे। मतलब है कि वो अलीम खान साहब या जहांगीर तरीन साहब से कोई मियाँ साहब की या जरदारी साहब की मुलाकात नहीं हुई, तो उधर भी मामला रुके हुए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान ने कहाँ जाना है वो भी रुका हुआ है, उन्होंने उनके साथ जाना है, उन्होंने उनके साथ जाना है, ये भी अभी तक रुका हुआ है। मतलब एक आप समझ लें कि हर चीज़ थमी हुई है और यहाँ सब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या पॉलिटिकल नक्शा इमर्ज होता है, तो उसको देख के डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसको देखें कि ये किस रुख पे जाता है मामला। जो मैंने कल भी बात की थी कि क्या बल्ले का निशान होता है या नहीं होता इंतखाबात के बाद जी बैलेट पेपर पे, तो वो सबका दिमाग इधर है। अच्छा, अब वो गुड़ी गुड़ी फील देने के लिए तो आप खबरें दे सकते हैं ना, मौसम बड़ा सुहाना है, ये है फलां है, ये बातें हुई वो बातें, लेकिन असल तो सबका जहन लगा हुआ है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त। और मईशत के ऊपर भी एक वो है डेडलॉक सा आया हुआ है कि भाई वो 2 दिन रह गए हैं और उसमें कोई हमारे पास कोई मतलब हम उनसे अब ये कह रहे हैं कि एक कुछ अरसे के लिए हमें इतने पैसे जो देने थे वो दे दें, फिर बाकी बाद में करेंगे, तो वो मुआहदा तो नहीं हो गया। वो तो एक ये नहीं आप समझें कि एक हंगामी हालात के अंदर आप करते हैं ना, वो रेनी डेज के लिए कोई चीज़ रखी होती है आपने, तो वो वाली शेक के जी अभी आप दें हमें, और वो तो वो भी उम्मीद करता हूँ कि ये मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि ये 100 बिलियन और 200 बिलियन और 500 बिलियन तो आते रहेंगे। पहले हम ये IMF के 1-1.5 बिलियन तो ले लें, वो तो आते रहेंगे। तो ये जो है ये एक मामला ऐसा है जो फंस गया दुबई में। और अब ये ईद के बाद इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि ईद के बाद जब जरदारी साहब वापस जाएं, तो जरदारी साहब, अब आप देखें ना, आज नवाज शरीफ साहब ने भी वहाँ ईद मना ली, तो नवाज शरीफ साहब ने ईद मनाई, ईद की नमाज़ पढ़ी, शहबाज शरीफ साहब यहाँ थे, जरदारी साहब यहाँ थे। मतलब मैं और कुछ पिछले 24 घंटों में कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई आपस में। फिर बहरहाल मैंने कहा ना कि इस डेडलॉक पे जब आगे बढ़ेगा तो या ये ख़त्म होगा तो फिर हम बात करेंगे कि क्या इश्यूज़ थे और क्या मामला, लेकिन अभी इसको इतना यहीं रोकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझसे बहुत से लोगों ने ये सवाल किया है कि क्या किसी सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता, और मैंने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की है, सिर्फ आइनी शिकें विकें दिखा के और जान छुड़ाई अपनी। मैंने इसके ऊपर अपना कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन आज मैं अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ इस पे देने जा रहा हूँ कि क्या एक सिविलियन का ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट में। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है मेरे लिए, और वो मसला ये है कि एक सिविलियन को बदकिस्मती से या खुशकिस्मती जो भी कहा जाए, एक सिविलियन को मेरे इन प्रोग्राम्स की वजह से ही या मेरी स्टोरी की वजह से ही मिलिट्री कोर्ट भेजा गया। और उसके उस शख्सियत के 2 रुख थे, और मामला बहुत पेचीदा है चूँकि, और मैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ नाम लेके और थोड़ा सा याद दिला के लोगों को निकल जाता हूँ। एक सिविलियन जो कत्ल व गारत या आप कहें कि और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, उनमें वो शख्सियत मुलविस थी, और उनका मामला जो है वो जब गिरफ्तारी हुई तो मामला चला गया एंटी टेररिज्म कोर्ट। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वहाँ, क्योंकि मैं ये मामला सारा पाकिस्तान से बाहर हुआ, और मैं पाकिस्तान से बाहर जिन रियासतों में ही हुआ, मैं उन रियासतों में मैं एज अ मीडिया पर्सन एक्टिव रहा हूँ।
और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता। तो वो उस जो क्रिमिनल साइड थी या जो कत्ल गारत थी वो तो आ रही थी सामने, वो हर एक को पता थी, यहाँ डिस्कस भी हो रही थी। लेकिन जो दूसरा एंगल था जिसकी वजह से ये सिविलियन मिलिट्री कोर्ट में गया, उसमें मैं समझता हूँ कि वो मेरी उसमें एक इन्वेस्टिगेशंस अपनी ज़ाती थी जो मैंने बहुत ज़्यादा पब्लिक भी नहीं की। और उस शख्सियत का नाम उज़ैर बलोच। जी। उज़ैर बलोच जो हैं वो, उनको ज़ाहिर है कि एक पाकिस्तान में हर शख्स जानता है। तो शख्सियत के दो पहलू, एक पहलू तो ये है कि वो लियारी गैंग वॉर, और लियारी गैंग वॉर के अंदर कत्ल गारत हुई और जो भी कुछ हुआ और वहाँ पे सारा। और अगर आप लियारी गैंग वॉर के हवाले से सिर्फ देखेंगे तो वो मामला इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट का बनता है। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने इसके ऊपर, और मैं आपको सिर्फ मुख्तसर तौर पे सिर्फ ये बताऊं कि इसमें ये बेइंतहा सेंसिटिव एक केस है और मैं इसको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि अगर हम यहाँ पे स्लाइड दिखा सकें, ये ISPR की प्रेस रिलीज़ है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, और ये है 2017, 11 अप्रैल 2017। उज़ैर बलोच टेकन इनटू मिलिट्री कस्टडी, ISPR। उज़ैर बलोच सिविलियन है, ये ज़हन में रखिएगा। और उज़ैर बलोच को मिलिट्री कोर्ट में ले लिया गया। उज़ैर बलोच ने उसके बाद सिंध हाई कोर्ट से रजू किया सर। और उज़ैर बलोच की जो रिक्वेस्ट थी कि मिलिट्री के हवाले ना किया जाए, वो उज़ैर बलोच की जो रिक्वेस्ट थी वो इस सिंध हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। मैं डेली टाइम्स यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। और बहुत, और उसके बाद ये हुआ कि मैंने आपसे कहा कि ये मामला ये पाकिस्तान से बाहर के इसमें ममालिक इन्वॉल्व थे, और इसमें ये बहुत आसान नहीं था इसको करना। मैं इसकी GIT मेरे पास मेरे ख्याल से 2-4 लोग ही हैं जिनके पास ये होगी, क्योंकि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और मैं इसको पूरा यहाँ दिखाना भी नहीं चाह रहा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 या 3 हैं। तो एक तो अधूरी है, फिर एक कंप्लीट है, और एक फिर मैं इसको फॉलो भी करता रहा हूँ। तो उज़ैर बलोच के जो खबरें आती रही ना कि उज़ैर बलोच एक केस से रिहा हो गए, दूसरे केस से रिहा हो गए, तो मुझे बहुत से लोग उसके ऊपर दरमियान में वो टैग करते थे या भेजते थे कि रिहाई हो गई। वो रिहाई बहुत सारे मुकदमात में हो गई। मतलब कोई मुकदमा जो है, अगर आप समझें कि बहुत सारे मुकदमे हैं, तो उनमें रिहाई होती गई जो सिविल अदालतों के मुकदमे थे। लेकिन जो फौजी अदालत का मुकदमा था वो अपनी जगह मौजूद, और उसमें मेरे ख्याल से, क्योंकि उज़ैर बलोच ने फिर मालूमात बहुत सी दी। उज़ैर बलोच को एक तीसरे मुल्क से गिरफ़्तार किया गया। दूसरा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि दूसरा दरमियान में था, तीसरे से गिरफ़्तार किया गया। और बहुत उसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि तफ्तीश करने वाले अदारों के भी कुछ लोग उसमें सस्पेंड हुए। ये बहुत सेंसिटिव था मामला, और मैं उसको यहाँ डिस्कस, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो मिलिट्री कोर्ट की सज़ा है वो अपनी जगह मौजूद है, बाकी केसों में ज़मानत होती है। और उज़ैर बलोच जो हैं, उन्होंने फिर बहुत कॉपरेट भी किया, और उनके थ्रू फिर एक पूरा नेक्सस पकड़ा गया। और वो नेक्सस पकड़ा गया कि कराची के अंदर एप्सनज और स्पाइंग, ये अगर हम यहाँ पे डॉन को दिखा सकते हैं, हम कोट कर दें अगर डॉन को, तो उसमें ये डॉन है। और ये डॉन न्यूज़ मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये है 2020 का। अच्छा, ATC को बता दिया गया कि मिलिट्री कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। तो जी हाँ, सिविलियन का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट जी। और जो सज़ा इनको हुई उसमें सज़ा ये मिलिट्री कस्टडी में ही है, ये मिलिट्री कोर्ट में ही सज़ा हुई, और मिलिट्री कोर्ट में ही सिविलियन की सज़ा हुई। और ये इन्होंने फिर इसमें एप्सनाज भी हुआ, इनके लोग भी कुछ इन्वॉल्व थे, वो भी अटैक कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो एक गैंग वॉर है, लेकिन उस गैंग के चक्कर में ही कुछ और दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, और वो उसमें भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हो रहा था। मैं इस केस में, चूँकि अब मेरे ख़ास लोगों को ज़हन में आ गया होगा जी, तो एक सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है उज़ैर बलोच का जी। और ज़मानत जो दूसरे केसेस में होती रही, लेकिन वो जो मिलिट्री की जो है उसमें
मेरा ख्याल ये है कि कोई इन्होंने इन्फॉर्मेशन बहुत दी। एग्जैक्टली मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं कुछ बातें जानता हूँ, मैंने कहा कि मैं उसको यहाँ पे अवॉइड करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उज़ैर बलोच का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हुआ। अदरवाइज़ अगर सिर्फ गैंग का ट्रायल होता तो वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होता। तो जी हाँ, हुआ है। मतलब मुझे कोई पुराना 1962 या 1970-71 का नहीं पता, मुझे ये पता है कि 2-4 साल पहले जो है ना वो इसी जी इत्तेफाक से, जो लोग ये प्रोग्राम देखते हैं उनको यकीनन ये याद होगा। अच्छा, बहरहाल तो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ और हो सकता है, पीरियड। अच्छा, उसके बाद और ये जो JIT जो फाइनल JIT है मेरे ख्याल से 2 या 3 लोगों के पास है, सिर्फ 4-5 लोगों के पास, एक आध अदारे के पास होगी मेरे ख्याल से, और कहीं पता नहीं, आई डोंट नो, रेंजर्स के पास होनी चाहिए, कहीं किसी जगह हसास अदारों के पास होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा लोगों के पास नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, ये इतनी सेंसिटिव है। ठीक है, ये सेंसिटिव इसलिए नहीं कि इसमें पाकिस्तानी, इसमें बाहर के लोगों के ना, बाहर के मुल्कों का, तो बहरहाल छोड़ दें उसको। लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट ये बता रहा हूँ कि हुआ है, अभी हुआ है, अभी हुआ है ये चंद साल पहले हुआ है, ठीक है ना। तो और उसमें स्पाइंग से हटके वही था कि जगह उन्होंने बताई फलानी जगह पे कैसे अटैक हो रहा है, तो गैंग ही असल में वो जाके लोग समझते गैंग है, वो गैंग असल में कोई किस यानी दरमियान में कुछ लोग थे जो उसमें गड़बड़ कर रहे थे। 12 तो ये तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरा तो मेरे ख्याल से ये है पॉलिटिक्स में 2 हमने मेन बातें कर ली। एक मेरा अपना, मैं इसके ऊपर ये बात इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि लोगों के शायद जहन में आ जाए, लेकिन चूंकि नहीं आया किसी के जहन में तो फिर मुझे कहना पड़ा, मैं कहा यार किसी के जहन में नहीं आ रहा कि एक बंदे का अभी मिलिट्री ट्रायल करवाया है 2-4 साल पहले, तो ये किसी के जहन में नहीं आ रहा कि, तो किसी के जहन में नहीं आया। मैंने बल्कि पूछा 2-3 लोगों से, ऐसे ही पूछा, मैंने कहा किसी सिविलियन का हुआ है अब हालिया दिनों में? नहीं, हमने तो नहीं सुना। तो मैंने कहा जी आप मेरे प्रोग्राम देखते हैं? कि हम तो बाकायदगी से देखते हैं। मैंने कहा आपने, अच्छा, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही कोई मसला हो गया। मैंने कहा आप हमेशा देखते हैं? हमेशा देख, कब से देख रहे हैं? मैं कहता, मैंने कहा आपको बिल्कुल नहीं? कहते नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अच्छा ओके। तो बहरहाल तो ये जो है, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब इसमें जो मैंने आपसे कहा ना कि पॉलिटिकल ये जो सियासी हिजान है, ये हिजान ज़्यादा अरसे कंटिन्यू नहीं रहेगा, इसने ख़त्म होना है किसी ना किसी तरफ, क्योंकि मुल्क ने आगे निकलना है ना। हम ज़्यादा देर तक होस्टेज नहीं रह सकते इस हिजान का। बिल्कुल ठीक है। एक बग बग झिक झिक बग बग झिक झिक रोज़ चल रही है चीज़ें, हमने आगे निकलना है। उसकी वजह ये है कि आपकी मईशत, ये देखें ना, ये आपकी अजीब सा चल रहा है ना मुल्क के अंदर, तो मईशत भी, मतलब IMF क्या बात करे, मतलब उनसे कौन बात करे, अगली गवर्नमेंट, इलेक्शंस, कैसे क्या कब। तो मेरे ख्याल से वो होता ना टर्बो का बटन दबा के हमें अब फास्ट फॉरवर्ड करके हमें इससे निकलना है आगे बतौर कौम। और उसकी वजह ये है कि फिर मैं बार बार बात कहता हूँ कि बहुत इतना कुछ हो रहा है कि हम अपने इंटरनल उसमें फंस जाते हैं ना, अंदर फंस जाते हैं। मतलब ये जैसे ये था ना जब ये चल रहा था ये सारा, तो मुल्क तो अपनी जगह चल रहा था ना, ये एक केस को लेके और वो उसके नतीजे में ना कराची बंद हो रहा। कराची में एक दौर में तो बहुत हुआ था, लेकिन उसके बाद जब केस हुआ तो कराची भी स्मूथ चल रही थी चीज़ें, मईशत चल रही थी, मुस्लिम नून की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी, ठीक है ना, तहरीक इंसाफ उस वक्त इलेक्शंस की तैयारी कर रही थी, मतलब मुल्क चल रहा। ऐसा नहीं था कि मुल्क ही रुक गया है कि यार एक क्या मामला है। हाँ, मतलब बड़ा, मतलब एक टर्मोइल भी था मुल्क के एक हिस्से में, और ये वॉर ऑन टेरर भी चल रही थी उस वक्त। ये देखें ना, ऑपरेशन ज़रबे अज़बर, ये सारा चल रहा था। लेकिन ये है कि उसमें उसका मतलब ये नहीं था कि मुल्क रुक गया सारा। तो यहाँ तो और इतनी अजीब सा क्या होगा, कल क्या होगा, सुबह क्या होगा, लोग परेशान बैठे हैं। भाई इस मुल्क को आप, मतलब अब ये देखें कितनी बड़ा, ये कितनी, ये छोटी बात थी आपके ख्याल से? ये बहुत बड़ा इवेंट था। अगर आप इसकी डिटेल्स पढ़ें ना तो ये आपको लोग हिल जाएंगे, यार पता नहीं क्या है। ओह, स्पाइंग किसके लिए, कैसे, क्या, कलबशन कैसे पकड़ा गया, वो कौन सा बॉर्डर किसने कहाँ से क्रॉस किया, क्या। तो बात ये है कि मुल्क को यहाँ इतनी जो बेचैनी पैदा की हुई है ना, इससे हमें निकलना है जल्दी, ठीक है ना, इससे जल्दी निकलना है। ये मैंने प्यार मोहब्बत से आराम से कर आके उसको साइड पे कर दिया था
प्रोग्राम ही थे ना, बस 4-5 10 प्रोग्राम 20 प्रोग्रामों में साइड पे कर दिया था। और मेरे ख्याल से 4-5 या उससे ज़्यादा मेरे बाहर के मुझे ज़ाती चक्कर लगाने पड़े थे, इसके चक्कर लगाने पड़े थे। और आपका कई दफ़ा बहस होती है ना आम शख्सियात के साथ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे वो करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, ख़त्म करें मगर नहीं ऐसे हो रहा है, बहस कर रहे हैं। और मैंने कहा ना वो क्योंकि आपने वो देखा हुआ है बाहर के क्या, तो मैं कन्विंस था कि इसका कोई ना कोई बाहर लिंक बनता है, मैं तो कन्विंस था। ठीक है, फिर आप पीछे लगते हैं, फिर उस स्टोरी को आप कंप्लीट करते हैं और फिर आप उसको एक जगह तक पहुंचाते हैं। और ये फिर मिलिट्री कोर्ट में केस चला गया। छोटे छोटे केसेस में जमानत, लेकिन मिलिट्री कोर्ट की सजा अपनी जगह मौजूद। और थोड़ी सी उसमें नरम इसलिए कि फिर इसने इंफॉर्मेशन बहुत दी, वो आप छोड़ देंगे क्या इंफॉर्मेशन दी, और उसका पाकिस्तान को एज ए स्टेट बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, अब आ जाएं आप इस पे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि प्रेशर बढ़ रहा है चारों तरफ से। और प्रेशर देखें इसलिए बढ़ रहा है कि एक टर्मोइल सा है ना, ये टर्मोइल है पूरी दुनिया में। अच्छा, पूरी दुनिया में टर्मोइल है, लेकिन जो मैंने कल भी बात की थी ना कि रियासतों ने तय कर लिया है कि हमारे अंदर अब वो अरब स्प्रिंग्स नहीं होंगी, कलर रेवोल्यूशंस नहीं आएंगे। और अगर उसमें पता चल गया कि हो रहा है तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब प्रॉबेबली आखिरी जो था वो था, एक तो ये प्यूटन वाला भी हुआ, तो इसके ऊपर बिल्कुल। और मैं आपको कमाल बात बताऊं कि प्यूटन टाइम है हमारे पास, मैं इसमें थोड़ा सा जी मैं आपको अजीब एक बात बताऊं कि क्या प्यूटन को पता था कि ये हो रहा है, या प्यूटन को पता ही नहीं था कि जो उनका ये जो करीबी साथी जी उनका करीबी साथी, उनका शेफ, ठीक है, और वो जो है वो इतनी बड़ी एक साजिश प्लान कर रहा है प्रिगोजिन, और वो जो है वो साजिश प्लान कर रहा है, और वो उसके बाद आगे आ रहा है बढ़ता हुआ, और वो पूरा उसने एक मंसूबा बनाया है। उस मंसूबे को तो मतलब है कि क्या उसको पता ही नहीं था। तो अब स्टोरीज़ जो है ना, मुख्तलिफ स्टोरीज़, वो एक तो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको, वहाँ उन्होंने तस्दीक की है कि हमारे पास वो वैगनर के चीफ जो है वो प्रेसिडेंट आ गया, पहुँच गया वहाँ पे। तो वो तो राइटर्स ने वो कहा, और उसने बल्कि लुकाशेंको ने ये कहा कि प्यूटिन इसको ख़त्म, वाइप आउट, एक लफ्ज़ जो है वो रशियन का लफ्ज़ है, लेकिन उसकी इंग्लिश जो है यही बनती है कि वाइप आउट, साफ़ कर दो। वो साफ़ करना चाह रहा था इसको, बिल्कुल सफाई करो इसकी। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने फिर कहा कि नहीं, इसको हम यहाँ लेकर आते हैं और देखते हैं सारा मामला। तो जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें, तो वो सामने जो है वो आ गया। लेकिन एक स्टोरी जो है, अब इस स्टोरी की ज़ाहिर है कि तरदीद भी नहीं हो रही, तस्दीक भी नहीं हो रही रशिया की तरफ से, तो हम इस स्टोरी को लेके चलते हैं आगे, और तरदीद होगी तो हम बिल्कुल बताएंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा है क्रेमलिन से कि गॉसिप्स चल रही हैं, हम इस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन एक्चुअली ये स्टोरी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, और वो ये है कि ये जो प्रिगोजिन है, इन्होंने ये जो वैगनर के चीफ, इनका ये प्लान था, और ये प्लान काफ़ी अरसे से बना हुआ था। और ये प्लान ये था कि ये जिस इलाके में यूक्रेन के, ये इनका जो इलाका है बखामुत, जहाँ पर ये लड़ाई काफ़ी अरसे से, बखामुत आप देखें तो वहाँ पे एक लड़ाई काफ़ी अरसे से जारी है। तो वहाँ का जब वज़ीर दिफ़ा दौरा करेंगे, और वज़ीर दिफ़ा जिनसे इनका फटा चल रहा है, तो वज़ीर दिफ़ा जो हैं वो जब दौरा करेंगे, सरजाई जो शोइगो हैं वो दौरा करेंगे, और जो चेयरमैन जॉइंट ग्रिजमॉफ, वो जब दौरा करेंगे, तो उन दोनों को वहाँ पे या गिरफ्तार कर लिया जाएगा या पकड़ लिया जाएगा, ये वैगनर की तरफ से। ठीक है। और मैं यहाँ पे, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की बड़ी कमाल की स्टोरी है, वैगनर प्रेसिडेंट प्लान टू कैप्चर रशियन मिलिट्री लीडर्स। ठीक है। अच्छा, अब जनाब क्या होता है, अच्छा इस स्टोरी के बेटे हिस्से हैं कई जगहों पे जनाब। आज न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ कह रहा है, रॉयटर्स कुछ कह रहा है, एसोसिएटेड प्रेस कुछ कह रहा है, सारों को जोड़ जाड़ के जो लुबे लुबाब है वो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है, अच्छा जो है वो ब्रिटिश मीडिया कुछ कह रहा है, टीवी चैनल पे कमेंटेटर्स कुछ कह रहे हैं। तो इस स्टोरी को मैं शायद पूरा नहीं कवर कर पाऊँ, लेकिन इसका जो लुबे लुबाब है वो ये है कि उसने प्लान करके रखा हुआ था कि ये जब इधर आएंगे तो इनको पकड़ लेंगे। प्यूटिन की नॉलेज में थी ये बात। अच्छा जी, प्यूटिन के नॉलेज में ये बात थी, और प्यूटिन की जो एक उनके जो नेशनल गार्ड्स हैं
उनके नेशनल गार्ड्स के जो जनरल विक्टर ज़ोलोतोव हैं, विक्टर ज़ोलोतोव हैं उनके एफएसबी के, जो एफएसबी जो कि केजीबी की जगह उनकी बड़ी वो बनी, ठीक है, और उसके वो एफएसबी को हेड करते हैं। तो विक्टर ज़ोलोतोव जो हैं उन्होंने ये उनके पास ही रिपोर्ट्स थी और वो बराह रास्त जो हैं वो इन्फॉर्म कर रहे थे प्रेसिडेंट पुतिन को कि ये हो रहा है। अच्छा, जब उनको पता चला कि दोनों जनरल्स को गिरफ्तार करने का इरादा बनाया तो दोनों ने, यानी डिफेंस मिनिस्टर ने और दोनों ने दौरा कैंसिल कर दिया। वहाँ से प्रेसिडेंट को शक हुआ कि कहीं मेरा प्रोग्राम तो लीक नहीं हो गया, ये जो मैं साजिश कर रहा हूँ ये लीक तो नहीं हो गई। अब हुआ ये कि वहाँ पर एक साहब हैं जो कि जिनका नाम है सरजाई स्यूरोविक, ठीक है, स्यूरोविक करके हम ले लेते हैं। ये उनके एरोस्पेस के, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ, ठीक है। तो SUROVIKIN सोरोविकिन होगा शायद प्रॉब्लम। अब एनीवे, ये उनके एरोस्पेस की कमांड के हेड हैं। अब क्या हुआ कि ये जो वैगनर का चीफ है, इसने उससे डिस्कस किया कि यार मैं ये प्लान कर रहा हूं, क्योंकि उस बंदे का भी झगड़ा था वजीर दिफा के साथ और आर्मी चीफ के साथ, वो जो चेयरमैन ज्वाइंट के साथ। अब ये उस बंदे ने गालिबन एफएसबी को बता दिया, यानी पुतिन को इतला पहुंचा दी, या इनकी टॉक्स इंटरसेप्ट हो गई। ना सिर्फ रशिया आपके ख्याल से रशियंस नहीं करेंगे, चाइनीज नहीं करेंगे, दुनिया बैठी हुई, अमेरिका ने भी कर लिया। यहां से ये मिस्ट्री शुरू हो रही है कि ये जो ये देखे ना, ये मैं नोवाया गैजेट यूरोप को कोट कर रहा हूं आज के, न्यूयॉर्क टाइम्स को इन्होंने कोट किया है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि यूएस इंटेल फोर्स लाइट, यूएस इंटेल सजेस्ट कि रशियन जनरल स्यूरोविकिन न्यू इन एडवांस ऑफ वैगनर चीफ्स रिबेलियन प्लान्स। अब ये इसको पता था अगर, ठीक है, और न्यूयॉर्क टाइम्स के जी रशियन जनरल न्यू अबाउट मर्सनरी चीफ्स रिबेलियन प्लान, यूएस ऑफिशियल सेड, मतलब कोट कर देते हैं। अब इशू ये है कि अगर इसको पता था, ठीक है, इस जनरल को पता था, तो क्या स्यूरोविकिन ने बताया, ये खबर दी उसने विक्टर ज़ोलोतोव को, जो कि एफएसबी, जो कि उनकी प्रीमियर इंटेलिजेंस, जिसने केजीबी की जगह ली है, या ये है क्योंकि ये खुद बंदा गायब है। अच्छा, इसने क्या किया कि जब ये फटा शुरू हुआ ना वैगनर की, तो ये चूंकि एरोस्पेस को हेड कर रहा था, तो सबसे ज्यादा बॉम्बिंग इसी ने की। जो बॉम्बिंग हुई ना वैगनर पे, वो इसी ने की, क्योंकि ये एरोस्पेस के ये हेड हैं। लेकिन ये अभी तक सामने नहीं आए। ठीक है, जो प्रेसिडेंट पुतिन ने जो स्पीच की कल, अपने साथ जो खड़ा किया उन्होंने एफएसबी के यानी जो इंटेलिजेंस के चीफ को साथ खड़ा किया, जो कि उनके विक्टर ज़ोलोतोव हैं, उनको साथ खड़ा किया और साथ उनको प्रेज भी किया, और जबरदस्त फौज के साथ पुतिन इज बैक। फिर अटैक शुरू हो गए हैं, यूक्रेन, नेटो जवाब, वो बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो चुका है दोबारा। और उसमें जो है वो, लेकिन ये है कि उसमें से कौन से लोग थे, कौन से नहीं थे, क्या इनको पता था, नहीं पता था, अभी तक क्रेमलिन इस पर चुप है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिकन को भी पता था। अब एक बात है इंटरेस्टिंग है, अमेरिकन एक और बात कह रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें पता था कि ये बंदा प्लान कर रहा है। दूसरी बात ये कि हमें ये भी पता था कि इसकी प्लानिंग नाकाम हो जाएगी पुतिन के खिलाफ, और इसलिए नाकाम हो जाएगी कि रशियंस इसकी गुफ्तगू को कैच कर चुके हैं। ठीक है, तो वरना हमने कहा आप दूर रहो उससे, क्योंकि ये जो प्लान कर रहा था, प्लान इसका बुरा नहीं था, लेकिन हम ये ऐसे इस तरह से आप देखें ना कि ये बंदा प्लान कर रहा है और ये बंदा इससे बात कर रहा है, हाँ। और अमेरिकन सुन रहे हैं बीच में, लेकिन रशियंस भी सुन रहे हैं, और अमेरिकन को पता चल गया कि ये तो रशियन सुन रहे हैं, तो ये गुफ्तगू अमेरिकन पीछे हट गए कि भाई ये तो गुफ्तगू लीक हो गई है, ये तो ठुस हो जाना है। ठीक है, तो 22 से 25 तारीख उन्होंने रखी हुई थी, दरमियान में डिसाइड हुआ था कि इन तारीखों पे ये निकलेगा। अच्छा, ये कंफ्यूज हो गया, इसने कहा कि आखिर में कि ये मेरा प्लान लीक तो नहीं हो गया कहीं, तो इसने अचानक निकल के रोस्तोव पे, वहां वो तैयार बैठे हुए थे। पुतिन इलेक्ट, जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं जो बात कह रहा हूँ, सवाल ये है कि मैं अपनी उस अंदाजे पे कायम हूँ कि अमेरिकन और रशियंस इस पे ऑन बोर्ड आ गए थे, नेटो सब, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कहीं पुतिन पैनिक में आके ये ना समझें कि
ये इसके अमेरिका करवा रहा है, कोई कलर। तो है। आप ये देखें कि उन्होंने सब ने मिल के फिर इंटेलिजेंस स्टेट टू स्टेट लेवल पे कुचली। अमेरिकन को पता है ये फेल हो जाएगा, उन्होंने चेक किया, अच्छा तुम्हें भी पता है, वो खास रियासत के लेवल पे चीज़ें होती हैं ना। चाइना देखें, एक्सीडेंटल वॉर सभी तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ये चाइना, साउथ चाइना में कितना असला है, कितनी चीज़ें हैं। हमारे DGMOs इंडिया के साथ राब्ते में रहते हैं। तो ये इसलिए कि कहीं कोई ऐसा चीज़ ना आ जाए, गलत फहमी हो जाए कि यार इसके पीछे तो ये सारा हो रहा है। प्यूटिन रिलैक्स बैठे हैं और अमेरिकन ने ज़ेलेंस्की से कहा कि जंग रोक दो, इस वक्त जंग ना करना। बिल्कुल ज़ेलेंस्की कह रहे यही तो मौका है मेरे लिए, मैं जाऊं फटा पड़ के। उन्होंने कहा रोक जाओ, और ज़ेलेंस्की को भी गरीब को नहीं पता था। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके कंटिन्यू। क्या स्पाई स्टोरी, व्हाट इज स्टोरी? बिल्कुल है नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, मुल्क की सियासत पर बात कर लेते हैं। क्या जहांगीर तरीन साहब के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात अभी मौजूद है? उनके तो अभी कोई ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा, बनने को बन भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई डेडलॉक है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। मैं सिर्फ एक बात ये आपसे कहूँ कि मैं ये वजाहत करूँ कि जो उज़ैर बलोच की मैंने मिसाल दी है, तो मेरा किसी भी किस्म का ना इरादा, ना नीयत, ना सोच है और ना ही कोई मुमासिलत है उज़ैर बलोच के केस में और तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा या कारकुन के केस में। मेरा नुक्ता जो है वो सिर्फ ये है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है और हुआ है, मेरा ये नुक्ता नज़र है, ठीक है। और मिलिट्री ट्रायल जो है उसके दो एंगल्स हैं। एक एंगल तो है वो एप्सनाज है, यानी जिसको स्पाइंग, और दूसरा जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक है जी। कि वो अटैक, और जो और बात इसमें इंपॉर्टेंट वो ये कि बहुत से लोग जो इनके साथी थे उज़ैर बलोच साहब के, उनको इल्म नहीं था, और यहाँ पर पूरे मुल्क में बहुत सारे अटैक्स को TTP तस्वुर किया जा रहा था, और TTP या जो अफगानिस्तान के अंदर बहुत चूँकि दहशतगर्दी अरूज पे थी तो वो उसी खाते में ले रहे थे। ये एंगल मिस हुआ था, तो ये जहन में रखें कि मेरा ये बिल्कुल, और वो तो गैंग वॉर हो रही थी, वो तो बहुत एक मुख्तलिफ चीज़ थी। तो ये मेरा नुक्ता सिर्फ ये है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ है, मैं सिर्फ इस नुक्ते पे हूं कि वो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी हुआ है। ये बिल्कुल अलग केस है, वो अलग केस है, तो इसीलिए इन दोनों नुक्तों को ना मिलाया जाए बराए करम। पॉइंट ये कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, मैं उस नुक्ते पे हूं, और वो जो है वो यही आर्टिकल्स हैं, यही जो यहाँ पे जब ये ATC से गए ना, तो ये जो 52D और 5D, तो ये पहले हो चुका है, चूँकि डिस्कस बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कहा ना मैं उसमें बस सब छोड़ दें, बस आप ये जहन में रख लें कि मिलिट्री ट्रायल में सज़ा हुई है, और भी हुई है बहुत सारी, उनमें बेल्स हो जाती हैं, तो एकदम से लोग उसकी ज़मानत हो, भाई बहुत सारे केसेस में ज़मानत हो रही है, जो दूसरे केसेस थे वो अपना मेन केस मौजूद है अपनी जगह, उसमें जो है किसी किस्म की जो है वो कोई छूट नहीं है। अच्छा, तो वो जो है अब उसमें तो एक तो ये बात हो गई। अब मैंने आपसे कहा ना कि ये स्टोरीज जो हैं और इसको कैसे क्रश कर दिया, ठीक है, ये जो वैगनर ग्रुप की एक नाकाम सी, फजूल सी, अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या फ्यूचर है आगे, लेकिन ये स्टोरीज अहम है जो सामने आ रही है निकल के। और रशिया वहाँ चूँकि बिजनेस एज यूजुअल, फुल अटैक दोबारा हुआ है यूक्रेन पे, कैजुअल्टीज़ हुई हैं बहुत ज़्यादा, ये वापस रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन वो बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो गया दोबारा। सऊदी अरेबिया के वज़ीर आज़म वली अहद ने बात की है प्रेसिडेंट पुतिन से, UAE के प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने बात की है प्रेसिडेंट पुतिन से, अमीर कतर ने बात की है, काफ़ी जो चाइना इसके ऊपर अलर्ट, नेटो, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि इससे हम दूर रहें। अच्छा, चाइना के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, मैं वक्त मिला तो आता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, ये दुबई के हवाले से अगर वक्त हुआ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँ कि देखें ये आते हैं ना 5 आँखें, 5 आइज़, हाँ, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो बना था एक इंटेलिजेंस शेयरिंग, ट्रांस अटलांटिक US और ब्रिटेन के दरमियान की इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी 41 या उसमें शायद 19, तो उस वक्त तो 2 आइज़ थी, उसमें बरतानिया और अमेरिका ही थे, बाद में 5 आइज़ हो गई, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, उसमें कनाडा भी आ गया, उसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आ गया, और न्यूजीलैंड में आज जो है वो 5 आइज़ की मीटिंग हो रही है, यानी 5 आइज़ के नुमाइंदे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग है ना पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के में ये
जो 5 मुल्क हैं, ये मुल्क एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। कितनी करते हैं इसके ऊपर एक सवाल है, एक सवाल ये निशान है कि कितनी करते हैं। हर मुल्क अपनी इंटेलिजेंस बहुत सारी अपने पास ही रखता है। लेकिन बहरहाल ये 5 आइज एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 5 आइज का जो एक रुकन है, ये वहाँ कर क्या रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि चाइना के अगेंस्ट हमने क्या करना है फ्यूचर में। लेकिन कमाल, और ये मीटिंग हो रही है न्यूजीलैंड में। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट चाइना में है जी। न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट चाइना में है, और राइटर्स की ये जो 12वीं स्लाइड है वो ये कह रही है कि चाइना के पैक्ट साइन हो गए हैं फ्रेंड्स एंड पार्टनर न्यूजीलैंड के साथ। और सीजीटीएन कह रहा है कि उनके क्रिस हिप्किंस, उनके ज़बरदस्त उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चाइना में आप पहुंच चुके हैं। बहुत सारे मुआहदे साइन, 1 हफ्ते का दौरा कर रहे हैं न्यूजीलैंड, 1 हफ्ता चाइना। तो न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया से और बाकी मुल्कों से हट के, अब आप ये देखें कि ये सारा हो रहा है पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया के साथ है न्यूजीलैंड, ईस्ट पे नक्शे पे। तो न्यूजीलैंड जो है वो जनाब चाइना के साथ पैक्ट साइन कर रहा है, और उसमें बहुत सारे पैक्ट्स हैं, उसमें डिफेंस भी खामोशी से इधर उधर, वो सारा उधर चल रहा है, वो चाइना में घूम रहे हैं 1 हफ्ते तक, फुल प्रोटोकॉल है। और उनके यहाँ वो 5 आइज बैठे हुए पता नहीं झक मार रहे हैं। यानी दुनिया आप देखें किस तरह से। तो उन्होंने कहा एक में हमारा चाइना से अलग ताल्लुक, या आप ऑस्ट्रेलिया जाने, आप जाने, आप ठीक है, लेकिन हम चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं। शी जिनपिंग के वो गेस्ट हैं, ठीक है, क्रिस हिप्किंस। और आप ये देखें कि ये दुनिया इस तरह से मूव। अब यहाँ आज वो ऑयल पहुँचा है, रशिया का दूसरा ऑयल। ये IMF के मामला कैसे हल होते हैं, हमारी पॉलिटिकल एलीट बैठ के हमारे अकाबरीन कैसे क्या फ़ैसले करते हैं मुल्क के बारे में, मुल्क को इस बग़ैर वजह के हिजान जो है इससे कैसे आगे निकालते हैं, और कैसे हम जल्द से जल्द आगे निकलते हैं। हम निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला निकल जाएंगे, क्योंकि बस तो ईद मुबारक एक दोबारा आज जहाँ मनाई गई वहाँ पर भी, कल जहाँ मनाई जाएगी वहाँ पर भी। और बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।